हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट अष्टांग हृदय का आयुष्कामी अध्याय देखा था। तो आयुष्कामी अध्याय के अंदर हमने ये सब चीज़ें देख ली थी। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको लास्ट ये सब चीज़ें बता दी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले अब हमें देखना है दोषों का वर्णन। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पदार्थ विज्ञान में बताया था कि हमारे 3 दोष माने गए हैं। वैसे तो 2 दोष होते हैं। मैंने जब क्रियाशरीर के चैप्टर आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि 2 दोष होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दोष क्या होते हैं? जो वात पित्त कफ होते हैं, ये शारीरिक दोष कहे जाते हैं। और जो मानसिक दोष होते हैं वो होते हैं रज और तम। ठीक है, ये मैंने आपको सब क्लियर कर रखा है क्रिया शरीर की वीडियोस में। तो अब देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए लिखा है दोषों का वर्णन। तो 3 दोष माने जाते हैं यहाँ पर। तो ये 3 दोष कौन से हैं? ये शारीरिक दोषों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? वात पित्त कफ। ठीक है, ये वात पित्त कफ क्या है? शारीरिक दोष है। अब इसके बाद देखते हैं, ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। वायु पित्त कफ शक्ति त्रिदोष समस्या। मतलब कि दोष 3 बताए गए हैं, वात पित्त कफ। ठीक है, मतलब इन तीनों दोषों पर ही पूरी क्रिया शरीर, जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं क्रिया शरीर के, मोस्टली लेक्चर मैंने कवर कर दिए हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्रिया शरीर के और पदार्थ विज्ञान के तो मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं, तो उसके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रचना शरीर, संस्कृत, क्रिया शरीर और पदार्थ विज्ञान के। तो अब हम लोग जो संहिता अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो अब इसमें देखिए 3 दोष जो बताए गए हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष ही शारीरिक दोष होते हैं। अब देखो, ये वाली जितना मैंने इसमें अंडरलाइन करा है, आपको केवल उतना ही पढ़ना है, ये मोर देन इनफ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पंचभूतों के जो आकाश तत्व हैं वो खाली स्थान में रहते हैं। देखो, जो वात पित्त कफ होता है ना, तो वात में क्या है? वात मतलब होता है वायु। तो जो पंचमहाभूत मैंने आपको बता रखे हैं क्रिया शरीर में, कौन कौन से होते हैं हमारे पंचमहाभूत? आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, तो जो आकाश होता है, तो आकाश को कहाँ पे? खाली स्थान जो होता है ना हमारे बॉडी में, जितने भी खाली स्पेस है, जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर जो खाली स्पेस है, जगह होती है, और बाकी सारी जितने भी एनल, जितनी भी हमारी कैनाल होती हैं, तो सभी के अंदर क्या है? खाली स्पेस होता है। तो वो सब जो खाली स्पेस होता है, तो उस वो आकाश महाभूत की वजह से होता है। और वायु महाभूत किसमें? जो वात होता है ना, वात पित्त कफ में से जो वात होता है, तो वात जो है वो वायु महाभूत होता है, और पित्त होता है हमारा अग्नि महाभूत, और जो कफ है वो उसे जल महाभूत बताया गया है। और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो देखो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी तत्व निष्क्रिय। मतलब जो कठोर चीज़ें होती है ना हमारी बॉडी में, जैसे हड्डियाँ हो गई, तो उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब देखो, एक ही वाला श्लोक है, इसकी रीडिंग कर लेना, याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो रीडिंग कर लेना। विकृत अविकृत देहधंती ते वृत्यंती च। याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे याद कर लेना इसे, तो अच्छा रहेगा। देखो, इसका मतलब है जब ये तीनों दोष विकृत होते हैं, मतलब अपनी जो समान अवस्था है उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो दोषों को हमारे शरीर का विनाश कर देते हैं। और जब ये अविकृत होते हैं, मतलब सामान्य अवस्था जितनी बताई गई है उतने ही होते हैं, तो ये हमारे बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, मतलब जो वात पित्त कफ है ना, अगर ये विकृत होते हैं, मतलब ये इनमें विकार उत्पन्न होता है, या तो ये अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी का विनाश करते हैं। और अगर ये कम होते हैं, तो हमारी बॉडी, अगर साम्य अवस्था में रहेंगे ये, तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये यहाँ पर वात पित्त कफ का नाम केवल दोष ही नहीं, बल्कि इन्हें धातु और मल भी कहा गया है। जो वात पित्त कफ है ना, इन्हें दोष नहीं, और इन्हें धातु और मल भी कहा जाता है। अब ये जो शरीर को, ये देखो, एक श्लोक है, शरीर दोषा धातु धारण। ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना,
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो बस यहाँ पे इसकी हिंदी लिखी है। जब ये शरीर में विकृत होते हैं तो ये दोष कहलाया जाता है। मतलब ये जब शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं ना वात पित्त कफ, तो इन्हें दोष बोलते हैं। और जब ये शरीर को धारण करते हैं, मतलब कि साम्य अवस्था में रहेंगे, अगर बिल्कुल ठीक नॉर्मल जितनी इनकी क्वांटिटी बताई गई है वात पित्त कफ की, अगर उतने ही रहेंगे तो इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे। और जब ये शरीर को मलिन करेंगे तो इन्हें मल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। मतलब दोषों के कौन कौन से स्थान हैं। जो वात पित्त कफ मैंने तीनों दोष बताए आपको, तो इनके स्थान बताए गए हैं और प्रकोप काल मतलब इनकी वृद्धि कब होगी। अब देखो ये ऊपर भी लिखा है मैंने यहाँ पर। अभी जो पीछे बताया था ना, आकाश था तो खाली स्थान में रहता है और पृथ्वी निष्क्रिय, वो है। ये देखो ये वृद्धावस्था मतलब जो बुढ़ापे में क्या होता है, वात की वृद्धि रहती है। देखो यहाँ पे वात लिखा हुआ है। तो वात की वृद्धि कब होती है, बुढ़ापे में। जैसे जिसकी ओल्ड एज होती है पर्सन, तो जो वृद्धावस्था होती है जिसे बुढ़ापा बोलते हैं, तो उसमें वात दोष की वृद्धि रहती है। और जो युवावस्था होती है मतलब मिडल एज जो होती है, तो उसमें क्या पित्त की वृद्धि रहती है। और जो बाल्यावस्था बचपन होता है तो उसमें कफ की वृद्धि रहती है। तभी आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उन्हें खांसी जुकाम और ये जो सर्दी होती है ये सब ज़्यादा होता है। कफज विकार जो होता है ना, जो कफ की वजह से होता है, वो ज़्यादा होता है उन्हें, क्योंकि बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि रहती है। और युवावस्था में एसिडिटी वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें पित्त की वृद्धि रहती है। और जो वृद्धावस्था है तो इसमें वात की वृद्धि रहेगी। तो वात की वृद्धि रहने से क्या क्यों रहती है वात की वृद्धि, देखो आपने देखा होगा जो वृद्ध मतलब बूढ़े लोग होते हैं तो उनके जोड़ों में ज़्यादा दर्द रहता है। तो वात का क्या कर्म होता है, चलन रूप। तो ये इसकी वजह से ही, वात की वजह से ही उन्हें दिक्कत रहती है। और देखो दिन और रात के अंतिम भाग में, दिन और रात के अंतिम भाग में क्या वात की वृद्धि रहती है। अब अंतिम भाग कैसे बोल सकते हैं हम, जो अंतिम भाग होता है वो होता है 2 बजे से 6 बजे तक। मतलब 2 बजे से 6 बजे तक क्या है, वात की वृद्धि रहेगी। ठीक है, 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ पे नोट कर लेना आप। अभी नीचे मिल भी जाएगा आपको लिखा हुआ। और युवावस्था में क्या होगा, दिन और रात के मध्यम भाग मतलब 10 से 2 बजे तक पित्त की वृद्धि रहती है। ठीक है, 10 से 2 बजे तक पित्त की वृद्धि रहती है। अब देखो आपने, हम लोग जैसे अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, पर जो हमारे पूर्वज मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो दादा दादी होते हैं, तो वो हमें बोलते हैं भी अब भी कि जो खाने का पचने का समय होता है वो 10 बजे से 2 बजे तक ही हमारा भोजन पचता है। तो अब उसका आपको पता चल गया होगा क्यों पचता है, क्योंकि पित्त जो है वो वृद्धि होती है 10 से 2 बजे के बीच में। और 10 से 2 बजे के बीच में पित्त वृद्धि होगी तो पित्त में कौन सा महाभूत प्रधान होता है, अग्नि महाभूत। तो हमारी जो जठर अग्नि है जो हमें भोजन को पचाती है, तो वो 10 से 2 बजे के बीच में अच्छे से वर्क करती है, इसलिए 10 से 2 बजे के बीच में खाना अच्छे से पच जाता है। और जो बाल्यावस्था है मतलब दिन और रात के प्रथम भाग में कफ की वृद्धि होगी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका प्रथम भाग मतलब कि 6 बजे से 10 बजे तक, तो सुबह सुबह 6 से 10 बजे के बीच में देखना आप उन्हें। तो आप देखोगे 6 से 10 बजे के बीच में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जैसे खांसी जुकाम में। तो ये कफ की वृद्धि का समय होता है। ठीक है, ये वाला मैंने पूरा आपको बता दिया है यहाँ पर। अब देखना यही चीज़ें हमें नीचे मिलेगी यहाँ पर लिखी हुई। दोषों का स्थान प्रकोप, ये तीनों वात दोष सदा वैसे तो हमेशा शरीर में रहेंगे ही, फिर भी ये नाभि से जो नीचे भाग में क्या मिलता है, वात। अब देखो ये इनके स्थान बताए, मतलब कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ मिलता है। वैसे तो ये पूरे शरीर में ही रहते हैं वात पित्त कफ, फिर भी जो नाभि होती है ना, उससे नीचे वात मिलता है और नाभि से हृदय तक पित्त मिलेगा। और हृदय से ऊपरी भाग में कफ की स्थान होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला टॉप पे जो चीज़ें बताई है वो सब यहाँ पे आ गई है। क्या बताई थी ये, व्यव अवरात्रि भूतनम ते अनंत मध्यदिगा क्रमात्, ये वाला श्लोक याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी तेभ्यो अति विपरीत किरणवे हराज रधो मध्य ऊर्ध्व संशय। ठीक है, ये वे आदि के अनुसार देखते हैं हम, मतलब दिन और रात के हिसाब से बताया गया है। देखो यहाँ पर
वृद्धावस्था में क्या वात की वृद्धि होगी। युवावस्था क्या होता है, मध्य समय, तो क्या होगा, पित्त की वृद्धि होगी। और जो बचपन होता है उसमें किसकी वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है। देखो ये लिखा बाल्यावस्था में। ठीक है, अब ये मध्य दिन और रात के जो समय है वो बताया। देखो ये समय ये लिखा हुआ नीचे, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई वही लिखा है, जितना मैंने अंडरलाइन करा है केवल वही वही आपको पढ़ना है। इसमें देखो सारा समय लिखा हुआ है। 2 से 6 बजे के बीच में क्या होता है, वात की वृद्धि होती है और वृद्धावस्था होती है। और रात के अंतिम भाग 2 से 6 बजे तक का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर देखो युवावस्था में या फिर 10 से 2 बजे के बीच में पित्त की वृद्धि होती है। ये देखो ये लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, इसे एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। और अब इसके आगे देखते हैं दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तो दोषों का अग्नि पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, आइए वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोषों का अग्नि पर, देखो ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये है तेवर वैदिश मस्तिष्णो मंदस अग्नि समय सम। तो ये श्लोक याद कर लेना एक बार आप, क्योंकि ये जो अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट है ना, इसमें ज़्यादातर आपको श्लोक ही याद करने होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एक तरीके से देखो तो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आती हैं और इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है आगे तक के लिए। देखो इसमें क्या है, दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तो जो हमारी अग्नि होती है ना, जो जठर अग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो उसका दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब दोषों का उस अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वात दोष से अग्नि विषम हो जाती है। और विषम मतलब कि या तो मंद या फिर तीक्ष्ण, मतलब कि ना ज़्यादा मंद ना ज़्यादा तीक्ष्ण, तो अग्नि विषम हो जाएगी, मतलब कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। ये वात दोष की वजह से होता है। और पित्त दोष से क्या होगा, अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा भी है, तीक्ष्ण मतलब तेज। अगर पित्त दोष की वृद्धि रहेगी तो अग्नि तीक्ष्ण। देखा होगा मैंने क्रिया शरीर में आपको प्रकृति चैप्टर पढ़ाया है। अगर आप अभी आगे देखोगे मेरे लेक्चर्स तो प्रकृति में आपको समझ में आ जाएगा मनुष्य की प्रकृति कैसी होती है, वात पित्त कफ में से। तो जो पित्तज प्रकृति के मनुष्य होते हैं ना, तो उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उनकी अग्नि जो है ना, यहाँ पर देखो लिखा है, उनकी अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। तो और जो कफज प्रकृति है, मतलब जो व्यक्ति कफज होते हैं, मतलब मोटे होते हैं थोड़े, तो देखा होगा आपने जितने भी मोटे लोग होते हैं, थोड़ा मतलब हेल्थी एक तरीके से बोल सकते हैं, जो ज़्यादा फैट रहता है जिनमें, तो वो उनकी अग्नि मंद होती है, वो खाना कम खाते हैं। पर तब भी वो लगता है ऐसा कि वो मोटे हैं, पर वो खाना तब भी जो पतले व्यक्ति होंगे ना उससे कम ही खाएंगे। तो ये कफ दोष की वजह से होता है। अब देखो तथा इन तीनों के सम रहने से अग्नि भी सम रहती है। अगर देखो ये तीनों वात पित्त कफ साम्य अवस्था में रहेंगे तो अग्नि भी सम रहेगी। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम। ये श्लोक मैंने आपको पदार्थ विज्ञान में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है चैप्टर फर्स्ट में, कि हमेशा जो सभी भावों की सामान्य क्या करता है, वृद्धि करता है। जो सामान्य होता है वो वृद्धि करने वाला होता है। सामान्य चैप्टर भी मैंने आपको पदार्थ विज्ञान में बता दिया है। लिंक मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा, सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर आप चेक कर लेना जाकर। अब इसके बाद देखो ये है कोष्ठ कुरु मृदु मध्य स्याते समरपि, मतलब ये वाला श्लोक याद कर लेना है। अब देखो कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ सबसे पहले तो ये जानो, अगर आपको ये नहीं पता कोष्ठ क्या है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोष्ठ क्या है, जो हमारी बॉडी होती है ना, ये देखो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, बीच वाला जो हमारी बॉडी का पोर्शन होता है, तो उस बीच वाला जो पोर्शन है तो उसे ही कोष्ठ बोला जाता है। जिसके अंदर सारे ऑर्गन जो हैं वो अच्छी तरह रहते हैं हमारे बॉडी के, तो उसे ही कोष्ठ बोला जाता है। अब देखो जो वात दोष से कोष्ठ क्या होगा, वो क्रू हो जाएगा, मतलब कि कठोर, एक तरीके से बोले ना कठोर टाइप, वैसा हो जाएगा वात दोष से। क्योंकि वात दोष क्या है, वो अग्नि महाभूत की प्रधानता है। और अग्नि क्या करते हैं, कठोर कर देती है चीज़ों को। देखा होगा आपने, जब कोई रोटी होती है उसे खुली रख दो हवा में तो वो कठोर कड़क हो जाती है। तो उसी तरीके से अग्नि महाभूत से कोष्ठ कुरु हो जाएगा, और पित्त से क्या होगा, मृदु, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। और कफ से मध्यम, मतलब कि ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा कठोर, उससे। ठीक है, तीनों दोष के सम रहने पर भी मध्यम ही रहता है। ठीक है,
ये श्लोक याद कर लेना। इसके बाद देखिए, इसके बाद है यहाँ पर, इसके बाद देखते हैं दोषों का गर्व प्रकृति का वर्णन। मतलब कि दोषों से जो गर्व की प्रकृति अभी मैंने बताई आपको, वात पित्त कफ प्रकृति होती है ना हमारी, तो उस प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोषों का, वो यहाँ पर बताया जाएगा। देखो, वात प्रकृति से जो अगर वात दोष की अधिकता होगी ना, वात मतलब ज़्यादा रहेगा शरीर में, तो उससे हीन प्रकृति बनती है। हीन प्रकृति क्या होती है, सब मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती वात की वजह से। पित्त की वजह से क्या है, मध्यम। कफ की वजह से उत्तम प्रकृति मानी जाती है, यही सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जो कफज प्रकृति होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, और जो प्रकृति दो दोषों से बनती है वो निंदनीय कहलाई जाती है, और समधातुष प्रकृति सबसे श्रेष्ठ। मतलब जिस व्यक्ति में वात पित्त कफ तीनों दोष बिल्कुल नॉर्मल है, साम्य है, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब इसके आगे देखते हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखा है कि देखो जो 7 प्रकार की टोटल प्रकृति बताई गई हैं, कौन कौन सी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ठीक है, और जो सम प्रकृति होती है, और द्विदश प्रकृति मतलब जो दो दोषों से मिलती है। देखो, अब आपको कोई बुक का समझ में नहीं आ रहा ना सारा अब तक जितना मैंने यहाँ तक बताया कि प्रकृति वाला, तो वो भी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कौन कौन सी प्रकृति होती है, जैसे दोष कितने होते हैं, वात पित्त कफ, तो 3 तो यही हो गई प्रकृति। कौन कौन सी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ठीक है। और इसके बाद देखो, एक तो हो गई वात पित्त प्रकृति, एक हो गई पित्त कफ प्रकृति, और एक हो गई वात कफ प्रकृति, ठीक है। ये हो गई, मतलब दो दो को मिलाकर ये हो गई, और एक हो गई टोटल तीनों को मिलाकर वात पित्त कफ प्रकृति। तो ये 7 प्रकृति बताई गई हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखो, यहाँ पर क्या है, वात दोष के गुण। अब जो वात पित्त कफ तीनों दोष पढ़े थे ना, तो उसमें से वात दोष के गुण बताए गए हैं यहाँ पर। तो तत्रूक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल, ये क्या है, ये वात दोष के गुण हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 100% इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। अब देखो, तत्रूक्ष लघु शीतकर, ये क्या है, वात के गुण बताए गए हैं। मतलब कि वात कैसा होता है, रूक्ष होता है। रूक्ष मतलब कि सूखा हुआ, जैसे सुखा देता है चीज़ों को। लघु होता है, हल्का होता है। शीत मतलब ठंडा होता है। खर मतलब कठोर, खुरदुरा जैसा। और सूक्ष्म मतलब छोटा, चल मतलब कि चलन रूप, मतलब गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह वायु जो है गमन करती है। इसके आगे देखो, यहाँ पर लिखा है पित्त। तो पित्त के गुण क्या है, पित्तम साइस्ने तीक्ष्णोक्ष चलो लघु लघु विचित्र सर द्रवम, ये श्लोक याद करना है। पित्तम साइस्ने तीक्ष्णोक्ष लघु विचित्र सरम द्रवम। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। स्निग्ध मतलब चिकना होता है। तीक्ष्ण मतलब अग्नि जो तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। ऊक्ष्म मतलब गर्म होता है। लघु हल्का। विरत मतलब कि आम गंध वाला, जिसकी गंध होती है ना, स्मेल, वो आम गंध की होती है। सर मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करता है, ये मतलब चले जाता है। और उसके बाद कफ के गुण देखो। कफ का गुण क्या है, स्निग्ध शीत गुरु मंद सुलक्षण मर्सन स्थिर कफा। तो ये कफ का गुण है, स्निग्ध होता है। शीत गुरु, स्निग्ध मतलब चिकना, शीत मतलब ठंडा, गुरु मतलब हैवी होता है, मंद मतलब कि अग्नि को मंद कर देता है। जो जठर अग्नि थी ना, वो तीव्र रहती है, मतलब तीक्ष्ण रहती है, तो उसे कम कर देता है, मंद कर देता है। सलक्षण मतलब एक तरीके से चिकना ही मान लो सलक्षण। मृतसन स्थिर कफा मतलब स्थिर, एक जगह पे स्थिर रहता है। इसके बाद देखो, संसर्ग और सन्निपात। देखो ये परिभाषा है, ये तो एक तरीके से 1% है आपकी पढ़ाई का, जो आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका 1% है ये। और आगे तो आपको इसके बारे में बहुत ही पढ़ना होगा कि संसर्ग क्या है, सन्निपात क्या है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
आगे आपको मिलेगा। ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, आपको पूरा बेस क्लियर करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो देखो संसर्ग क्या है, कोई दो दोषों का एक साथ वृद्धि या क्षय होना, उसे ही संसर्ग कहते हैं। देखो आयुर्वेद में परिभाषा, जब दो दो दोषों का एक साथ या तो वृद्धि होगी बढ़ेगी या क्षय होगा कम होगा, तो उसे ही संसर्ग कहते हैं। और जब किसी तीन दोषों का एक साथ वृद्धि क्षय होगा तो उसे सन्निपात कहते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर दो दोषों को लेंगे एक साथ तो संसर्ग होगा, और अगर तीन को लेंगे तो सन्निपात कहलाया जाएगा। ठीक है। तीनों मतलब वात पित्त कफ, अगर तीनों एक साथ बढ़ेंगे या कम होंगे तो सन्निपात, और कोई दो बढ़ेंगे या कम होंगे तो संसर्ग। इसके बाद देखो धातुओं का वर्णन। तो क्रिया शरीर के चैप्टर में मैंने बताया था आपको कितनी धातुएं होती है, सप्त धातु, 7 धातुएं होती है। तो ये श्लोक आपको मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं ये वाला श्लोक आपको यहाँ पर। ये देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि धातुओं का वर्णन किया गया है कि आयुर्वेद शास्त्र में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। धातु क्या होती है, जो हमारे शरीर का धारण करती हैं। तो हमारा शरीर, जैसे सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो हम भोजन जो करते हैं तो उससे क्या बनता है, रस बनता है। जो आहार खाया उससे आहार रस बना, फिर उस रस से रक्त बनेगा मतलब खून बनता है, फिर रक्त से मांस, मांस से मेद मतलब एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, फैट जो होता है उसे मेद कहते हैं। मेद से अस्थि मतलब हड्डियाँ बनती है, और अस्थि से मज्जा मतलब जो बॉडी का जो स्नेह होता है ना, जो ऑयलीनेस होती है वो मज्जा होता है। मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है वो शुक्र होता है। और शुक्र के बाद क्या होता है, ओज। ओज को धातु नहीं लिया गया, पर शुक्र से ओज की उत्पत्ति होती है। तो अब देखते हैं मलों का वर्णन। मल क्या होता है, मल मूत्र शक्रत स्वेद दियो अपीचा, मतलब मल कितने बताए गए हैं, 3। कौन कौन से, मूत्र पुरीश और श्वेत, ये तीनों मल बताए गए हैं। आप ये समझ रहे होंगे मूत्र क्या होता है, मूत्र से आपको समझ में आ गया। पुरीश क्या होगा, फीकल मैटर जो होता है, और श्वेत मतलब पसीना, ये तीनों मल बताए गए हैं। अब देखो दोष धातु मल मूलम ही शरीर है, मतलब दोष धातु मल ही शरीर का मूल है। आप क्रिया शरीर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, फर्स्ट सेकंड जो मैंने सारे पढ़ा रखे हैं, तो आप स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे भी जो बीएमएस में आप देखते हो साथ साथ पढ़ाते हैं चीज़ों को, तो क्रिया शरीर की वीडियोस देखना मेरी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और पदार्थ विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट की भी, तो आपको इस चैप्टर के मोस्टली उसमें मिल जाएंगी सारी चीज़ें। अब देखो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ है, जो शरीर का दूषित करते हैं, मतलब जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहते हैं। तो दोष तो पूरा चैप्टर ही है क्रिया शरीर में। तो और जो दूसरों को दूषित करते हैं और खुद भी दूषित होते हैं उन्हें दोष कहते हैं, और जो सिर्फ दूषित होते हैं उन्हें दूष्य कहते हैं। ठीक है। अब देखो धातुओं को शरीर का धारण और पोषण करते हैं, मतलब धातु किसे कहते हैं, जो शरीर का धारण और पोषण करे। अब यहाँ पर देखो मूत्र किसे कहते हैं, देखो ये बस वही बात है विमर्श वाली जो मैंने ऊपर बता दी है। तो जो मतलब मल होता है जो शरीर को दूषित करता है, तो उसे ही हम मूत्र, जो ये सब आदि मल हैं तो इन्हें भी दूष्य ही कहते हैं। अब देखो ये रस का मल, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अभी आप जब क्रिया शरीर पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको अलग अलग चैप्टर है, रस चैप्टर अलग है, रक्त अलग है, तो उन सब में ये टॉपिक जो है ये मेन टॉपिक है, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा उसमें। फिर भी आप इस वाले पैराग्राफ की एक बार खुद से रीडिंग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रस का मल क्या है, कफ है, रक्त का मल क्या है, पित्त है, ये सब जितने भी मल हैं तो उनके बारे में बताया गया है। एक बार आप खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा ये वाला। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, वृद्धि। तो यहाँ पर देखो दोषों की वृद्धि और क्षय, मतलब कि जो दोष हैं वात पित्त कफ, उनका बढ़ना और घटना यहाँ पे बताया है। तो विद्धि सामान्य सर्वेशा विपरीत विपर्य, मतलब जो समान होते हैं वो वृद्धि करने वाले होते हैं, और जो विपरीत होते हैं वो क्षय करने वाले होते हैं। देखो समान गुणधर्म वाले पदार्थ
सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है, और विपरीत जो गुण वाले चीज़ें के सेवन करने से उनका क्षय होता है। देखो समझ लो किसी के शरीर में वात की वृद्धि है, तो उसे कम करने के लिए अगर हम उसे स्निग्ध चीज़ें मतलब तली हुई ऐसी चीज़ें देंगे तो कम हो जाएगा वो। और लेकिन हम अगर उसे और ज़्यादा रूखा सूखा या लघुआहार खिलाएंगे तो उसका क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी वात की। इसके बाद देखो यहाँ है सर्वदर सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हा हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपसेतु। वेरी इंपॉर्टेंट जो श्लोक है ये चरक संहिता चैप्टर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। इसके आगे रसों का वर्णन है, जो 6 रस बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ये वाला टॉपिक अब आगे थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और सारे क्रिया शरीर और जो मैंने पदार्थ विज्ञान क्रिया शरीर संस्कृत के लेक्चर्स बनाए हैं उनका लिंक प्लेलिस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।